वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास के अंदर हमने कुलाम्स लॉ मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने स्टडी किया था। जो हमें फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेयर के इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी हमने वैल्यू लिखी थी SI सिस्टम के अंदर 9 × 10⁻⁹ और CGS सिस्टम के अंदर हम उसकी हम वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं जब सेपरेटिंग द मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस आर आइदर एयर या वैक्यूम हो। ठीक है ना। आज हम इसी कुलाम्स लॉ को स्टडी करेंगे, बट हम इस कुलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और जितनी भी आगे हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या और जितने भी हमारे डिफरेंट क्वांटिटीज आती है फिजिक्स के अंदर, वो सारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दूस क्वांटिटीज इन विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर प्रेजेंट। दोनों क्या होते हैं, डायरेक्शन भी होती है उसकी और उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। ठीक है ना। फॉर्मूला जनरल हमने क्या देखा था कुलाम का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, लेकिन अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो दो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा, लेकिन डिसिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब फोर्स की एक डायरेक्शन होगी कि वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा या टूवर्ड्स द चार्ज होगा, ये हमें देखना है। तो इसको हम फॉर्मुलेट करने के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव अ 3 डायमेंशनल सिस्टम। हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस इज ओरिजिन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ठीक है ना। ये स्पेस है, इस स्पेस में ये 3 डायमेंशनल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम ओरिजिन लेते हैं। सपोज वी हैव अ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ओके, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ये किसी सर्टेन डिस्टेंस से क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। सपोज द Q1 इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट A एंड Q2 इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट B। दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, सपोज किया है कि वी हैव अ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 which are situated at a point A and B respectively in a 3-dimensional coordinate system x, y, z. Okay, and the position vector of A, ये जो पॉइंट A है जहाँ पर Q1 situated है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज इट इज R1 वेक्टर, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, दैट मीन्स चार्ज Q2 इज R2 वेक्टर। ओके, तो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है ना। अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2 वो सिमिलर चार्ज हैं। तो सिमिलर चार्ज है, दैट मीन्स दोनों मान लो सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स दैट मीन्स हम क्या करते हैं, सपोज इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, इट इज़ अ पॉइंट B वेयर द चार्ज Q2 इज सिचुएटेड एंड it is point A where Q1 charge is situated. Okay, the force on a charge Q2 due to Q1 is denoted by F21 वेक्टर। यहाँ पर देखो ध्यान रखना है हमें,
सबसे पहले फोर्स हम किस पे निकाल रहे हैं, Q2 पर। तो F के जो सबस्क्रिप्ट है, उस F के सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, चार्ज Q2 पर। लगा कौन रहा है, चार्ज Q1, तो उसके बाद में 2 के बाद में हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है ना। दैट मीन्स F21 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, OA वेक्टर इज इक्वल टू है आपका R1 वेक्टर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, OA वेक्टर, ये जो OA वेक्टर है जिसको हमने R1 वेक्टर से डिनोट करा है, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। मतलब कि ये हमने सब एज्यूम किए हैं लेट, ये सब हमने क्या क्या एज्यूम किया वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ओके, थर्ड हमने क्या एज्यूम करा है, F21 वेक्टर क्या है, F21 वेक्टर इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q2, इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा, Q2 से अवे, Q2 को बाहर की तरफ ले जाएगा ये, क्योंकि ये Q1 Q2 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो Q2 किधर जाएगा, इधर की साइड, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इस साइड में, ठीक है ना। तो F21 वेक्टर इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। Similarly, the force on charge Q1 ड्यू टू Q2, वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो उसके भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर बाहर की साइड। क्यों, क्योंकि ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे हैं। तो इस पे जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने यहाँ पर डिनोट करा F12 वेक्टर से, F12 वेक्टर से। क्यों, क्योंकि लग किस पे रहा है फोर्स, Q1 पर, लगा कौन रहा है, Q2, तो F12 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, F12 वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ओके, यहाँ तक डायग्राम सिंपल है। इसके बाद देखो, अब हमें क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर एंड F12 वेक्टर। इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस में देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम F21 की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, if we have to find the value of F21 vector, then F21 vector, what is the meaning of F21 vector? F21 vector signify या indicates the force on charge Q2 due to the charge Q1। तो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है, तो हमें Q1 से Q2 की तरफ आना है। तो Q1 से Q2 की तरफ आएंगे तो एरो किधर लगेगा, Q1 से Q2 की तरफ। और Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेंगे R12 वेक्टर। देखो वापस से एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12 वेक्टर? R12 वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ charge Q2 with respect to Q1, that means we have to find the value of F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या है, Q2 पर फोर्स, तो Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, Q1। तो हमें Q1 से Q2 की तरफ आना है। तो Q1 से Q2 की तरफ आएंगे तो एरो किधर लगेगा, Q2 पर। और Q1 से स्टार्ट होकर 2 पर आ रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट किया, 2 पर आ रहे हैं। अगर मान लो हमें F12 की कैलकुलेशन करनी है, तो F12 फोर्स किसके ऊपर है, Q1 पर। लगा कौन रहा है, Q2। तो हम Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे।
तो Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लेंगे, R21 वेक्टर। R12 वेक्टर की जगह क्या ले लेंगे, R21 वेक्टर ले लेंगे। तो सपोज सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है F21 वेक्टर, ठीक है ना। तो दैट मीन्स, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F21 वेक्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स लॉ, according to the Coulomb's law, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या था देखो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इज अ कांस्टेंट, K Q1 Q2 is the magnitude of charges, Q1 Q2 upon R। R कौन सा लेंगे, R12 लेंगे या R21 लेंगे। तो फोर्स हम कौन सा निकाल रहे हैं, फोर्स हम निकाल रहे हैं F21 फोर्स है, मतलब कि चार्ज Q2 पर, और चार्ज Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, Q1। तो हमें Q1 से Q2 की तरफ जाना है। तो Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो हम जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या लेंगे हम, R12 वेक्टर। तो इसको हम लिख देंगे R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ठीक है ना, R12 का स्क्वायर। वेयर R12 क्या है, R12 है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, R12 सिंपली। ओके, जब हम वेक्टर नोटेशन यूज में लेते हैं तो हम इसके साथ में क्या अटैच करते हैं, इसके साथ में हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर इज R12 कैप। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12 कैप, R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of R12 वेक्टर। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं ये चीज, R12 वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर along R12 वेक्टर। R12 वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, ये यूनिट वेक्टर है along R12 वेक्टर। ओके, क्योंकि हम वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं, तो वेक्टर के साथ डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर हर समय प्लेस करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला मिला, एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या मिला था। F21 की वैल्यू निकाली थी हमने। ओके, F21 की वैल्यू निकाली थी हमने, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ये हमें फॉर्मूला मिला था। ओके, अब वी नो दैट, हमें ये पता है, वी नो दैट R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर। तो 11th क्लास में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर दैट मीन्स, जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए वेक्टर, सॉरी, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन मॉड ए।
ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें यहाँ पर ए वेक्टर की जगह हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, 1 2 कैप यूनिट वेक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 वेक्टर अपॉन इसका मॉड। मॉड क्या सिग्निफाई करता है, मॉड सिग्निफाई करता है इसका मॉड्यूलेशन, मतलब कि इसका पॉजिटिव साइन। तो वैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पर मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ लिया, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। ओके, तो ये हटा देते हैं हम, ये हमारे यहाँ पर कोई काम का नहीं है। देन वी नो दैट R12 कैप इक्वल टू क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन R12। देन हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R12 वेक्टर अपॉन R12 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर R12 स्क्वायर या आ रहा है R12, तो ये आ जाएगा आपके पास R21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब। ओके, this multiply by this gives cube, R12 cube multiply by R12 cap। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इसको हम दे देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला मिला, द फोर्स ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब मल्टीप्लाई बाय R12 वेक्टर। ओके, अब इसको हम एक दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं, देखो उस डायग्राम के आओ वापस, इस डायग्राम के आते हैं हम। इस डायग्राम के अंदर हमने देखो ये जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम के अंदर देखो, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है R1 वेक्टर, इसकी वैल्यू है R2 वेक्टर, और इस वेक्टर की वैल्यू आपने ली है R12 वेक्टर। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल के अंदर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मिलेगा हमें, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट मीन्स R1 अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ओके, तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पर यूज में लेनी है। तो इक्वेशन मिली R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पर यूज लेते हैं, यहाँ पर यूज ले लेते हैं हम, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने निकाला, क्या निकाला, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ओके, इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में देखो हमें है R12 दिया हुआ, तो हमें यहाँ से R12 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो ये वैल्यू पुट की हमने, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का वैल्यू क्या है, देखो
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ पर क्या लगा है क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब। ओके, R2 वेक्टर माइनस R1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1, और ये यहाँ पर किस में है, मॉड में। ओके, ये यहाँ पर मॉड में है, बिकॉज ये भी हम मॉड लगा सकते हैं, यहाँ पर मॉड लेंगे तो यहाँ सब जगह मॉड ले लेंगे हम। तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 का एक और फॉर्मेट है। तो इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करें फोर्स को, चाहे हम इस इक्वेशन से करें, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर ओनली क्या आ रहा है, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को काम में नहीं लिया, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम में नहीं लिया, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में निकाला यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में हमने इस फॉर्मूले को निकाला है। ठीक है ना, तो हम ये फॉर्मेट काम में लेंगे, हम इसको नहीं लेते हैं काम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब मल्टीप्लाई बाय R12 वेक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली देखो, अगर जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था पहले, उस डायग्राम के अंदर ऐसा डायग्राम था हमारे पास, ये था आपका R1 वेक्टर, ये था आपका R2 वेक्टर, और हमने फोर्स निकाला था F21। अब मान लो हमें फोर्स F21 नहीं निकाल के क्या निकालना है, फोर्स निकालना है F12 वेक्टर। ओके, इस फोर्स को निकालना है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए हमें ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, तो हमें Q2 से Q1 की तरफ चलना है, क्योंकि इस फोर्स को निकाल रहे हैं। तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, Q1 की तरफ हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे R21 वेक्टर से। ठीक है ना, और R21 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेंगे R21 कैप। तो देखो, जो पहले वाला जो डायग्राम था, उस डायग्राम के अंदर R12 कैप क्या इंडिकेट कर रहा था, R12 कैप इंडिकेट कर रहा था यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर। अब यहाँ पर R21 कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। दैट मीन्स सिर्फ डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, चेंजेस है। इसकी डायरेक्शन Q2 की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन Q1 की तरफ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो पहले वाले केस में भी 3 सेंटीमीटर है, इस वाले केस में भी 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज सेम इन बोथ केस, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो मैं जो ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में चेंज कर सकता हूँ कि इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम देते हैं इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, और इस इक्वेशन ए में क्या चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन ए में R12 कैप की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, R21 कैप रख सकता हूँ, लेकिन आगे माइनस साइन लगा दूंगा। माइनस साइन क्यों लगाऊंगा, बिकॉज R21 कैप इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R12 कैप। ओके, R12 कैप की डायरेक्शन इधर थी और R21 कैप की डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पर अगर मैं R21 कैप लिखूं तो आगे हम माइनस सिंबल लगा देंगे। ओके, तो हम अगर इसको R21 लिखते हैं तो इसको भी R21 लिखेंगे क्या, इसको R21 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम R12 ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे इसको R12, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, ये R12 क्या है, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट मीन्स R12 इज इक्वल टू R21। मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, बट R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस सिंबल आएगा, बट इनके मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो हम अगर
F12 निकालना चाहे देन वी हैव टू इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट्स, दैट मीन्स द 2 इज चेंज बाय 1 एंड 1 इज चेंज बाय द 2, देन इक्वेशन ए कैन बी री राइट एज, इक्वेशन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ए को हम लिख सकते हैं एक सेकेंड, इसको हम ये आ रहा था हमारा F21 वेक्टर, ओके F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला हमें कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ओके ये मिला था, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर ए, इसको हमने दोबारा यहाँ लिख दिया। सिमिलरली अब हम वापस पूरा फॉर्मूलेशन नहीं करेंगे, मतलब कि वापस ये जो फॉर्मूला निकाला था इसी तरीके से 1 2 के लिए फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनके सबस्क्रिप्ट को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो सिमिलरली F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, R21 का स्क्वायर R21 कैप, यही होगा। हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, 2 को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन बी है, इस इक्वेशन बी को मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन कैन बी रीराइट एज, इसको रीराइट कर सकता हूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R12 कैप, लेकिन आगे माइनस का सिंबल। क्यों माइनस का सिंबल आया, क्योंकि हमें ये पता है R12 इक्वल टू R21, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट मीन्स R12 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, माइनस ऑफ R12 कैप है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो दैट मीन्स ये जो 2 1 है, 2 1 को मैं 1 2 लिखूँ चाहे 2 1 लिखूँ सेम बात है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा या यहाँ से यहाँ चलूँगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो यूनिट वेक्टर के आगे क्या, अगर हम इसको दूसरे वाले यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो आगे हम माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा, तो आगे अगर माइनस सिंबल लग जाएगा तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बी जिसको हमने रीराइट करा है, ये किसके इक्विवेलेंट आएगी, इक्वेशन ए के, जो कि किसकी है, F21 वेक्टर की, दैट मीन्स इसको हम दे देते हैं C, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड C, फ्रॉम इक्वेशन A एंड C, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 2 वेक्टर, माइनस इधर लिखे इधर लिखे एक ही बात है, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, दैट मीन्स अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब कि F21 इधर एक्ट कर रहा है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि F21 इधर एक्ट कर रहा है तो F12 किधर एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स द डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट बोथ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सा लॉ है, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उतना का उतना Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन में ऑपोजिट क्या होती है, इक्वल। दैट मीन्स जो कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ ओबे द लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है
दैट मीन्स that is Coulomb's law obeys the Newton's third law of motion. That means जो कुलाम का लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कुलाम का जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, चाहे चार्ज है तो चार्ज के केस में भी एक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा कि जो दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हो चाहे दो चार्ज बॉडी हो, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है कुलाम फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। दैट मीन्स द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द ऑब्जेक्ट्स और बोथ द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ये हमने कुलाम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म हमने स्टडी किया है। अब अभी तक हमने जो स्टडी किया इसके अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमारे पास दो चार्ज थे, ठीक है ना। वी आर डीलिंग विद द 2 पॉइंट चार्जेस। हमने 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या किया है, डील किया है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज नहीं हो, हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हो, दैट इज वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, वी हैव अ मल्टीपल चार्जेस विच आर स्कैटर्ड in this space, that means we have the number of charges Q1 Q2 up to Qn, और हम उन नंबर ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण अगर हमें किसी एक सर्टेन पॉइंट पे क्या निकालना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। और इसमें हम कौन से प्रिंसिपल को काम लेंगे, वी यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।